Hello children, how are you? I hope you all are doing good. Children, now we will read Frogs in the Fountain. Marigolds grow almost everywhere in our beautiful country, and they are constantly in demand at festivals, marriages, religious ceremonies, arrival and departure, and function of all kinds. If you happen to be a guest of honor on a public occasion, be prepared to be smothered in garlands of marigolds. मैरीगोल्ड्स आपने फ्लावर देखे हैं येलो कलर के, जिनको हम हिंदी में कहते हैं गेंदा के फूल। तो लगभग जो है देश में कहीं भी कोई भी फेस्टिवल होगा, मैरिज ओकेजन है या रिलीजियस सेरेमनीज हैं या कहीं पर गैदरिंग है, गेस्ट ऑफ ऑनर वहाँ पर आ रहे हैं, तो इनकी कॉन्स्टेंटली ये डिमांड में रहते हैं। और कहीं अगर आप पब्लिक ओकेजन में हैं तो आप तैयार हो जाइए, आपके गले में एक के बाद एक मैरीगोल्ड की जो गार्लैंड है वो इस तरह से डाली जाएगी कि आपका दम घुटने लगेगा। I am a little wary of these welcoming garlands because on one occasion a sleeping bee, nestling between the petals, flew out and stung me under my chin. It made for a very short speech. अब जो नरेटर है उसको इस तरह की जो वेलकम होता है कि माला पहनाई या फ्लावर्स प्रेजेंट करे, इन सब चीज़ों से उसको थोड़ा डर लगता है। डर का कारण क्या है कि एक बार जो है जो पेटल्स थे, पत्तियां थी, उनमें जो है ये बी थी और उस बी ने जो है नरेटर के चिन में काट लिया था। तो इस वजह से उसको डर लगता था और वो इसे पसंद भी नहीं करता था। When I told young Gautam about this incident, he asked, "Is that how you got your double chin?" Actually, the double chin came from my grandmother. जब उन्होंने गौतम को इस इंसिडेंट के बारे में बताया तो उसने क्या कहा कि अब उसको पता चला कि उनकी डबल चिन क्यों है, जबकि वास्तविकता क्या थी, जो डबल चिन थी वो उनकी ग्रैंडमदर से उनके आई थी। वो जो है हेरिडिटी जो होती है उसके थ्रू से ग्रैंडमदर से उनमें जो है डबल चिन का जो फेस था वो उनके पास था। Who was a large, generously proportioned lady with a number of chins. Gautam and his sister Shishti like to play with my double chin, but I would never have dared touch my old granny on her chin or anywhere else. She was a stern, reserved woman who believed that little boys should speak only when spoken to. अब जो नरेटर की डबल चिन थी उसके साथ अधिकतर जो है जो सिस्टर थी उनकी सृष्टि वो खेला करती थी, अधिकतर जो है वो उसको टच किया करती थी, लेकिन नरेटर ने कभी भी अपनी ग्रैंड मदर की चिन को टच करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो बहुत सीरियस लेडी थी, बहुत रिजर्व नेचर की थी और वो ये विश्वास करती थी, उनका मानना था कि बच्चों के साथ तभी बात करनी चाहिए जब ज़रूरत हो और वो इतना ही उनको बोलना चाहिए कि जब उनसे कोई बात कही जाए या पूछी जाए। She fed us reasonable well. She kept a great khansama, but she didn't believe in second helpings. Second helpings means कि एक बार देने के बाद दोबारा उस चीज़ को मांगना या दोबारा चीज़ प्रोवाइड करना। With the result that I have spent the rest of my life indulging in second helping. ग्रैंड माँ ने जो है एक खानसामा भी रखा हुआ था जो उनका खाना वाना बनाया करता था, लेकिन कभी भी ग्रैंड मदर को ये पसंद नहीं था कि खाना जो उनकी प्लेट में जितना रख दिया जाए दोबारा वो उसको और मांगे। दोबारा की हैबिट जो है वो उनको पसंद नहीं थी। 2 mutton koftas were all that I was allowed with my plate of rice. I liked koftas, still do, and it was painful for a small boy to have to stop at 2. Now that I am a grown-up man with an independent source of income, I help myself to 4. Who can stop me? अब जब वो छोटे थे तो उनके साथ जैसे दूसरी बार मांगना ग्रैंड मदर को अलाउड नहीं था, वो ग्रैंड मदर अलाउड नहीं करती थी, उनको पसंद नहीं था, तो उनकी प्लेट में जो है राइस के साथ 2 मटन कोफ्तास ही रखे जाते थे और दोबारा वो नहीं मांग सकते थे। अब नरेटर कहते हैं कि अब मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं अपने आप कमा सकता हूँ, तो अब मैं जो है
4 मटन कोफ्तास अपनी प्लेट पे रखता हूँ, और मुझे कौन रोक सकता है इस चीज़ के लिए, क्योंकि वो खुद अर्न करते हैं, तो जो उनका मन होगा वो कर सकते हैं। Dr. Bisht, who drops in to see me once a year, remarked that I looked overweight and that I should cut down on my food intake. What did you have for lunch? He asked. Kofta curry and rice. How much rice? Just 2 small helpings. And how many koftas? Only 4. Don't have more than 2, he advised. अब डॉक्टर बिस्ट, जो अधिकतर उनके पास आया करते थे उनको देखने के लिए साल में एक बार, तो उन्होंने जो है ये एडवाइस किया कि जैसे वो ओवरवेट होते जा रहे हैं तो वो 4 के बदले केवल 2 कोफ्तास लें। जब उन्होंने मील पूछा और मील में उनको पता चला कि वो 4 लेते हैं, तो क्या एडवाइस करा उन्होंने? केवल 2 लेने के लिए एडवाइस करा। यस ग्रैनी, आई सेड। डॉक्टर बिस्ट गेव मी अ पजल्ड लुक। पजल्ड लुक, पजल्ड मीन्स कंफ्यूज्ड, जैसे क्लियर नहीं हो रहा था कि ऐसा क्यों कहा। सॉरी, आई सेड, आई थॉट यू वर माई ग्रैंड मदर। नाउ ही थिंक्स आई हैव गॉट Alzheimer's. Alzheimer's? Alzheimer is a kind of a disease. Talking of marigolds, Granny surrounded her house with them as she believed they kept snakes away. Apparently, snakes do not like their pungent aroma. Pungent aroma, जो strong smell होती है. I too believed in this folklore until I was told by an expert on reptiles that snakes do not have a strong sense of smell and would be impervious to the scent of flowers or other odors. Impervious means जैसे responsive ना होना उस चीज़ के लिए, कि अगर आप किसी चीज़ को feel नहीं करते हैं तो आप कुछ भी react नहीं करेंगे उसको देख करके. That is called impervious. May be so, but I don't recall ever seeing a snake in Granny's garden, although I did see them elsewhere. However, we did have plenty of frogs, thanks to the disused fountain installed by my grandfather, but neglected after his death. अब मैरीगोल्ड की बात कहें तो ग्रैनी ने जो है अपना पूरा घर मैरीगोल्ड से घेर रखा था। उनका ये मानना था कि अगर ये चारों तरफ मैरीगोल्ड रहेंगे तो क्या होगा, जो उनके घर के आसपास जो सांप हैं वो नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि जो सांप होते हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। ऑथर को भी यही लगता था, लेकिन जब उनको पता चला, जो एक्सपर्ट थे रेप्टाइल्स के, जब उन्होंने बताया कि जो स्नेक्स होते हैं उनकी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑर्गन नहीं होता, वो स्मेल भी नहीं कर सकते हैं ठीक से, और इसलिए जो है वो इसमें जब उनको कोई स्मेल अगर आएगी, जब स्मेल ही नहीं आएगी तो वो उसके प्रति अपना उत्तर भी नहीं दे पाएंगे, तो किसी भी खुशबू के प्रति या किसी भी सेंट के प्रति जो है वो रिस्पॉन्सिव नहीं होते हैं। ऐसा हो सकता है क्योंकि नरेटर कह रहा है कि जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ तो मुझे ग्रैनी के घर के आसपास कोई भी स्नेक नज़र नहीं आता था, जबकि और जगह नज़र आते थे। और इस चीज़ के लिए वो जो बगल में उनका पॉन्ड था, जिसको जो डिसयूज्ड फाउंटेन जो ग्रैंडफादर ने इंस्टॉल किया था, उसको भी जो है वो थैंक पे करते हैं, क्योंकि उनकी डेथ के बाद कभी भी उन्होंने उस जगह को जो है कभी उसकी केयर नहीं करी, उसको नेग्लेक्ट किया, और वहाँ पर क्या थे, बहुत सारे फ्रॉग्स थे। द फाउंटेन hadn't functioned for a couple of years, but the little reservoir in which it stood had filled up with rainwater and was now covered with water lilies. अब वहाँ पर क्या है, काफ़ी सालों तक जो है फाउंटेन का जो है कोई काम नहीं हुआ था, कोई भी उसमें कोई भी फंक्शन उसने नहीं किया था, लेकिन जब बारिश शुरू हुई थी तो वो जगह जो है पानी से भर गई थी, और पानी से भरने के वजह से जो है वहाँ पर छोटे छोटे वाटर लिलीज ग्रो अप हो गए थे। वन डे आफ्टर एन एक्सपीडिशन to the canal headwork, I brought home some small fish in the bucket and introduced them to the lily pond. I hadn't paid much attention to the tadpoles swimming around in the bucket. Well, the fish died as they were used to fresh
रनिंग वाटर एंड नॉट स्टेगनेंट वाटर। स्टेगनेंट वाटर जो जमा हुआ पानी होता है, जो रुका हुआ पानी होता है, तो वहाँ पर जो पानी था वो कैसा था, वो स्टेगनेंट वाटर था। बट द tadpoles did very well, and before long we had frogs leaping all over the place. Very soon the frogs multiplied. अब एक दिन जो नरेटर था वो अपनी बकेट में बहुत सारी मछलियाँ लेकर के आ गया कि वो उस पॉन्ड में उनको डाल देगा, लेकिन उसने ये ध्यान नहीं दिया कि उनके साथ उसमें टेडपोल्स भी थे। जब उसने वहाँ वो मछलियाँ डाली तो वो मछलियाँ मर गई। क्यों? क्योंकि मछलियों को फ्रेश वाटर चाहिए था और वो रुका हुआ गंदा पानी था, लेकिन टेडपोल उसमें बहुत अच्छे से सरवाइव कर रहे थे और बहुत जल्दी जो है वहाँ पर बहुत से टेडपोल्स उनको वहाँ पे नज़र आ रहे थे। लेकिन बहुत जल्दी जो फ्रॉग्स थे वो मल्टीप्लाइड हो गए थे, क्योंकि टेडपोल्स फ्रॉग्स में टर्न हो गए थे, अब वो बड़े हो गए थे। They would come into the veranda at night and keep us awake with their incessant singing and warbling. Incessant means continuous, तो लगातार। अब वेरांडा में रात में जब वो आते थे तो लगातार जो उनकी आवाज़, गाने की आवाज़ होती थी फ्रॉग्स की, वो उसकी वजह से रात भर सो नहीं पाते थे, वो उठे रहते थे। I can't sleep a wink, complained Aunt Mabel, who was sensitive to noise and allergic to choirs made up entirely of bass singers. They are serenading you. Serenading means आप जिसको लव करते हैं उसके लिए गाना गाते हैं। This is called serenading. I said it was a long time since anyone had serenaded Aunt Mabel, a confirmed spinster in her early 40s. अब उस शोर की वजह से, जो गाने का शोर जो फ्रॉग्स का आ रहा था, उसकी वजह से आंट मेबल सो नहीं पा रही थी। वो बहुत सेंसिटिव थी और एलर्जिक भी थी इस तरह के सॉन्ग्स की। अब उन्होंने क्या कहा, नरेटर ने उनको कहा कि वो तुम्हारे लिए लव सॉन्ग गा रहे थे और शायद ये एक बहुत लंबा टाइम हो गया था जब किसी ने आंट मेबल के लिए लव सॉन्ग गाया हो। They will go away once the rain finish, said Granny hopefully, but they didn't go away. One day, screams came from the bathroom. Aunt Mabel screaming for help. Granny, the Khansama, and I ran to her aid. Aid means help के लिए। जब आंट मेबल बाथरूम से जब आवाज़ आई तो वहाँ से हेल्प के लिए चिल्ला रही थी, तो वहाँ सारे के सारे जो खानसामा, नरेटर और जो भी लोग थे वहाँ पर आंट की आवाज़ सुन के, आंट की चिल्लाहट सुन करके वहाँ पर चले गए। And discovered that the cause of her distress was a large frog swimming around in the bathroom. और जब वहाँ सारे के सारे पहुँचे तो उन्होंने क्या देखा वहाँ पर, आंट मेबल क्यों चिल्लाई थी, क्योंकि वहाँ पर जो है एक फ्रॉग था जो बाथरूम में स्विमिंग कर रहा था। I pulled the flush chain. There was a loud gurgling sound, a combination of frog and flush, and out jumped the frog straight into Aunt Mabel's arm. She left for Lucknow that day, saying she would be safer in a zoo, where her cousin was the superintendent. अब नरेटर ने क्या करा, जो चेन थी फ्लश चेन, उसको फ्लश किया, उसको खींचा, जो फ्लश चेन थी, और उसके बाद जो है गर्गलिंग साउंड के साथ जो फ्रॉग था वो बाहर जंप किया उसने, और जंप करने के बाद आंट मेबल की आर्म में आ गया। जैसे ही वो आर्म में आया, आंट ने जो है गुस्से में क्या करा, उसी दिन जो है वो लखनऊ के लिए चली गई और क्या कहा कि वो इससे ज़्यादा सेफ तो जू में रहेंगी जहाँ उनका कज़न सुपरिंटेंडेंट है। वेल ग्रैनी हायर्ड सम लेबर्स टू एम्प्टी द लिली पॉन्ड एंड राउंड अप एज मैनी फ्रॉग्स एज दे कुड. They were put into basket and taken to some mysterious destination. उसके बाद गनी ने क्या करा, कुछ लेबर्स हायर करे और लेबर्स हायर करके जो पॉन्ड था उसको पूरा खाली करवाया, जो उसके फ्रॉक्स थे वो भी सारे निकाल दिए और बास्केट में डाल करके उनको किसी मिस्टीरियस डेस्टिनेशन में जा करके छोड़ दिया. Perhaps they have been exported to China, I mused, or even to France. They eat frogs there, don't they? अब क्या सोचा उसने, नरेटर ने, कि शायद उनको कहाँ एक्सपोर्ट कर दिया, चाइना में या फ्रांस में, क्योंकि वहाँ वो लोग फ्रॉग्स को खाते हैं. Only the legs, said Granny.
गनी ने क्या कहा कि हाँ खाते हैं, क्या खाते हैं, केवल उनकी टांगें। बट दे हैडंट बीन एक्सपोर्टेड। The Khansama told me later that the basket had been opened and dumped near a pond behind the railway station, and before long they were all over the station, waiting rooms and platform, until the station master had a brilliant idea. He had the frogs rounded up by a number of street urchins who wanted to make a little pocket money. He then had them packed firmly into several well ventilated boxes. अब उसके बाद क्या करा, उन्होंने कहाँ छोड़ा, बाद में खानसामा ने क्या बताया कि उनको एक्सपोर्ट नहीं किया था कहीं, बल्कि जो पॉन्ड था उसके पास में जहाँ रेलवे स्टेशन था वहाँ पर जो है उसको बास्केट में उन्होंने वहाँ पर डंप कर दिया था। और उसके बाद जो है सब जगह प्लेटफॉर्म में सब जगह उनको वहीं पर फ्रॉग ही फ्रॉग नज़र आ रहे थे। बाद में उन्होंने क्या करा, उस फ्रॉग को एक वेल वेंटिलेटेड बॉक्स में पैक कर दिया। द क्रेट्स वर लेबल्ड टू लखनऊ जू अटेंशन सुपरिंटेंडेंट साहिब एंड डिस्पैच्ड एज अ फ्री गिफ्ट। उसके बाद वो क्रेट को जो है लेबलिंग की गई क्रेट के ऊपर, उसके ऊपर लिखा गया टू लखनऊ, और किसके लिए भेजा गया था, वो सुपरिंटेंडेंट साहिब को लखनऊ के जू में भेजा गया था और सुपरिंटेंडेंट साहिब के नाम पर वो भेजा गया था एज अ फ्री गिफ्ट। अ जू इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर क्रीचर्स ग्रेट एंड स्मॉल, opened our philosophical station master, who had previously sent them a consignment of stray station dogs. अब जो दार्शनिक स्टेशन मास्टर थे उनका क्या मानना था कि इस तरह के जो चाहे छोटे जीव हों या बड़े जीव हों उनके लिए जू बेस्ट प्लेस होता है। तो देखा बच्चों आपने, एनिमल्स के लिए जो बेस्ट प्लेस है उनके लिए सेफर प्लेस है वो क्या है, उनका जू। आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ। इट्स टाइम टू रिवाइज। यू कैन रिवाइज इट।